नमस्कार मित्रों, मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि नए जितने भी अधिवक्ता हैं उनके कार्य का है तथा जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं कार्य कर रहे हैं सभी के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कानूनी विषयों पर आपको समय समय पर अलग अलग टॉपिक्स के संबंध में बतला रहा हूँ। आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक चूँकि मैंने करीब 40 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में, प्रोसिक्यूटर के रूप में और जज के रूप में न्यायालय में कार्य किया है, अपने अनुभव के आधार पर मैं आज आपको फुल प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल केस अर्थात FIR से लेकर चार्जशीट, ट्रायल तथा अपील आदि से संबंधित इसको क्रिमिनल केसेस के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में FIR के संबंध में प्रोविजंस होते हैं तथा धारा 155 अदम दस्तंदाजी या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में प्रोविजन करती है। धारा 154 FIR में जब कोई भी व्यक्ति या शिकायतकर्ता जो कि एग्रीव्ड पक्षकार है पुलिस के समक्ष जाकर अपनी प्रथम सूचना प्रतिवेदन या प्रथम सूचना रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास लिखवाता है, यह मौखिक रूप में भी हो सकती है और लिखित रूप में भी हो सकती है, तो उसके ऊपर FIR के ऊपर रजिस्टर्ड होने के बाद आगामी क्या कार्यवाही होती है वह चालान के रूप में न्यायालय में चार्जशीट के रूप में पेश की जाती है। इसी विषय पर आज सारी प्रक्रिया कैसे कैसे होती है मैं बतलाता हूँ। पहला प्रोसेस उसमें चार्जशीट का रहता है, दूसरा केस की ट्रायल का रहता है तथा तीसरा जजमेंट और उसके बाद अपील आदि से संबंधित 3 पार्ट में इसको अपन बांटते हैं। सबसे पहला जो धारा 154 की FIR होती है वो पुलिस थाने के ऑफिसर इंचार्ज द्वारा शब्दशः जैसा व्यक्ति शिकायतकर्ता बतला रहा है उसके द्वारा बताए गए शब्दों या लिखित में अगर है तो लिखित में लिखी जाएगी और उसकी एक प्रति उसको पढ़ के पहले सुनाई जाएगी और उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद पुलिस किसी भी क्राइम की जब शिकायत लिख लेती है या रजिस्टर्ड कर लेती है तो उसके आगे का क्या प्रोसीजर होगा ये मैं आपको बतलाता हूँ। पुलिस की FIR 154 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जिसे अनुसंधानकर्ता अधिकारी कहते हैं, जिसको भी इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान के लिए आगे मामला सौंपा गया है, वो स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल नहीं होना चाहिए और उस अनुसंधानकर्ता द्वारा उस कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसपे कि उसने संज्ञान पुलिस को लेना होता है, संज्ञेय अपराध यानी जो ऐसे अपराध हैं जो नॉन बेलेबल हैं और जिनमें जमानत नहीं होती है, ऐसे अपराधों की FIR पर वह इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करेगा और उस इन्वेस्टिगेशन में वो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो तत्काल उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की सूचना देगा और अरेस्ट के आधार बतलाएगा। अरेस्ट करने के बाद निकटतम जो मजिस्ट्रेट है 24 घंटे के अंदर उस मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को पेश करेगा। यदि बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तो थाने में उसकी जमानत उसके द्वारा श्योरिटीज बॉन्ड आदि देने पर बेलेबल ऑफेंस होने पर थाने में भी जमानत ली जा सकती है। अब यदि व्यक्ति की नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है तो यदि मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी बेल लिए जाने संबंधी कोई व्यवस्था विधि में दी गई है तो वहाँ बेल ले ली जाएगी, अन्यथा वो व्यक्ति यदि अरेस्ट नहीं होता है तो अपनी अग्रिम जमानत भी करा सकता है। इस संबंध में CRPC की धारा 437, 438 और 439 में प्रोविजन बताए गए हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम ये होता है कि यदि ऑफेंस उस इन्वेस्टिगेशन में बाद में प्रमाणित हो जाता है तो वो चार्जशीट के रूप में न्यायालय में उस चार्जशीट को पेश करेगा। यदि ऑफेंस जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वो इन्वेस्टिगेशन में उसका मौके पर जाकर मौका मुआयना करेगा, नक्शा बनाएगा, पंचनामा बनाएगा, कोई सीजर मेमो है, जब्ती वगैरह किसी ऑफेंस से संबंधित कोई हथियार है और कोई चीज़ है, कोई कपड़े हैं, सबकी जब्ती आदि बनाएगा तो जब्ती के 2 गवाह होंगे एटलीस्ट और उस जब्ती पंचनामे आदि को भी उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट समझा जाएगा। अब यदि इसके अंदर 3 स्थिति हैं,
यदि मामला इन्वेस्टिगेशन में 161 के उसके बयान भी लेगा और 161 के जितने भी कथन हैं उन बयानों में उससे पूछकर शब्दशः उसको पुलिस का अधिकारी लिखेगा, तथा यदि आवश्यक लगता है किसी महिला अधिकारी या किसी व्यक्ति का मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन कलमबद्ध बयान यानी 164 जाब्ता फौजदारी के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष इसलिए कथन कराया जाता है कि जिससे कि वह अपने कथन से न बदल जाए। तो ऐसी स्थिति में इन सारे मटेरियल को वह इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद यदि वो इस इन्वेस्टिगेशन में इस उपधारणा या इस स्थिति में पहुंचता है कि मामला प्रमाणित है, तो वह एक आरोप पत्र या चार्जशीट के रूप में चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यह चालान प्रस्तुत करने की जो अवधि है वो विभिन्न मामलों में अलग अलग है। यदि व्यक्ति पुलिस रिमांड 167 CRPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा उसको पुलिस रिमांड में भेजा गया है तो अधिकतम उसकी अवधि 15 दिन है, और यदि जुडिशियल रिमांड में है तो उसको समय समय पे वो जेल में अवधि बढ़ाई जा सकती है, जाने की अवधि मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब यदि उसकी बेल नहीं हुई है और वो व्यक्ति कोर्ट में जेल से बार बार पेशियों पर लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये मजिस्ट्रेट का विवेक होगा कि उसकी बेल लेता है या नहीं। ये विभिन्न आधारों पर वो मैं अलग से एक वीडियो द्वारा आपको बतलाऊंगा। इस FIR जो भी की गई है उसमें शिकायतकर्ता का नाम होगा, शिकायतकर्ता का पता होगा। इस FIR को रजिस्टर्ड करने के बाद जब पूरा इन्वेस्टिगेशन वो कंप्लीट कर लेता है, वो मौके पे जाएगा, नक्शा पंचनामा बनाएगा, जब्ती सीजर मेमो आदि बनाएगा, धारा 161 के गवाहों के कथन आदि लेगा। फिर इसी प्रोसेस के तहत वो जब चार्जशीट 60 दिन या 90 दिन, जिस मामलों में अपराध गंभीर किस्म के उनमें अधिकतम अवधि चालान प्रस्तुत करने की 90 दिन रखी गई है जबकि व्यक्ति जेल में है, और सामान्य मामलों में 60 दिवस के अंदर उसको अनुसंधानकर्ता अधिकारी को मामले का चालान न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। शिकायतकर्ताओं के साथ जब ये मामला प्रस्तुत हो जाता है तो सबसे पहले कोर्ट का एक काम होता है कि वो मामले का प्रथम दृष्टया एग्जामिन करेगा, उसे क्रिमिनल केस रजिस्टर में दर्ज करेगा, जिसे दायरा रजिस्टर बोलते हैं। दायरा दर्ज हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सम्मन नोटिस किया जाएगा अभियुक्त को, और वो अभियुक्त को अभियोगी के लिए कोर्ट साहब या APP प्रोसिक्यूटर होंगे, तथा अभियुक्त जब न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा तो उससे पूछा जाएगा कि इसमें फलाना अपराध आपके विरुद्ध IPC का लगाया गया है, क्या आप अपराध स्वीकार करते हैं। यदि वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसी स्टेज पर उसे दंड या सजा दी जाकर मामले का निराकरण कर दिया जाएगा। यह मोस्टली अधिकांश मामलों में अभियुक्त अपने मामले को स्वीकार नहीं करता है, अपने ऊपर लगाए गए अपराधों को अस्वीकार करता है और प्रकरण को कंटेस्ट करने की प्रार्थना करता है, अपने अधिवक्ता के द्वारा मामले की अगली सुनवाई गुण दोष पर चाहता है। किस धारा में ये मामला बना है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहलाएगा। इसमें न्यायालय को यह विवेकाधीन शक्ति दी गई है कि वो जिन धाराओं में पुलिस द्वारा वो मामला प्रस्तुत किया गया है या तो उन्हीं धाराओं में अगर उचित लगता है तो आरोप लगा देगा, अन्यथा किन सेक्शंस में किन अपराधों को अभियुक्त के द्वारा गठित किया गया है उन अपराधों के बारे में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बना देगी। इसके बाद अगर ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसी कोई मामला नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज पे। डिस्चार्ज का अर्थ है उन्मोचित यानी प्रथम दृष्टया कोई मामला अगर प्रमाणित नहीं है तो उसी स्थिति पर अभियुक्त को एक्विटल या दोषमुक्त करते हुए छोड़ देगा और मामले को वहीं समाप्त कर देगा। पुनः अगर कबूल कर लिया जाता है तो उसे सजा या दंड देकर वहां मामला समाप्त कर दिया जाएगा। कंटेस्टेड केस में स्थिति ये रहेगी कि यदि उसने आरोपों को अस्वीकार कर लिया है तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस यानी अभियोजन की साक्ष्य होगी। इस अभियोजन की साक्ष्य को कराने का कार्य कोर्ट साहब या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिन्हें आजकल ADPO कहते हैं, उनके द्वारा कराया जाता है। जैसे चोरी, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, चोरी का यदि मामला है तो कोर्ट साहब द्वारा शिकायतकर्ता का कथन न्यायालय के समक्ष कराएंगे। मारपीट का यदि मामला है तो कोर्ट साहब उसमें शिकायतकर्ता का कथन कराएंगे। शिकायतकर्ता के कथन होने के बाद मारपीट के प्रकरण में मेडिकल एविडेंस, आई विटनेसेस आदि जो भी हैं वो प्रायोरिटी पे कराए जाएंगे। अंततः इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कथन सबसे लास्ट में लिया जाता है, जिसको अनुसंधानकर्ता अधिकारी कहते हैं। तो इसमें एक बेसिक सॉलिड प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ का यह है कि प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव हिज केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, अर्थात संदेह से परे अभियोजन को अपना मामला न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना होता है। शिकायतकर्ता के बाद आई विटनेस के बाद पंच विटनेसेस, मेडिकल एविडेंस आदि तथा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कथन लास्ट में होता है। तो जो
धारा 161 के कथन है वो जब चार्जेस फ्रेम होते हैं उस समय पूरे चालान की कॉपी अभियुक्त को या उनके अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे वह अपना डिफेंस नेचुरल जस्टिस के तहत कर सके। अब इसमें गवाह की गवाही के बाद मामला यदि नहीं बनता है और पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा उसमें खात्मा या फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, तो वो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वीकार की जाएगी। उसमें संबंधित पक्ष को तथा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मजिस्ट्रेट चाहे तो बुला सकता है, पूछताछ कर सकता है, अन्यथा संतुष्ट होने की दशा में वो खात्मा को मंजूर कर सकता है। एक और अन्य स्थिति ये बनती है कि यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा मामले को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मामला फरियादी या शिकायतकर्ता द्वारा झूठा बनाया गया था, तो वह ईआर के रूप में एक्सपंज रिपोर्ट के रूप में शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी न्यायालय कॉग्निजेंस या कार्यवाही कर सकता है और शिकायतकर्ता को भी पनिश कर सकता है। तो 3 स्टेज हो गई, या तो चालान के फॉर्म में वो मामला प्रस्तुत होगा, या उसमें ईआर यानी शिकायतकर्ता यदि झूठी रिपोर्ट करता है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, और खात्मा यानी यदि मामले में अभियुक्त के विरुद्ध कोई एविडेंस ही नहीं है, वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में खत्म कर सकता है, तो उसमें खात्मा रिपोर्ट लग जाती है और वो मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वीकार की जाती है। अब इसमें स्थिति यह है कि जब ट्रायल चलती है, प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस पूरी दे देता है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 313 सीआरपीसी के तहत उसमें अभियुक्त कथन लेता है, उसकी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस समाप्त होने के बाद कि फलां गवाह का कहना आपके विरुद्ध ये है, आपको क्या कहना है। ये प्रश्न सब एग्जामिनेशन चीफ के आधार पर बनते हैं और अभियुक्त से या उसके अधिवक्ता उसके ब्याह पर जवाब देते हैं, और 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बचाव का उसको अवसर मिलता है। ये प्रश्न होने के बाद अभियुक्त चाहे तो न्यायालय से प्रार्थना उसको डिफेंस का एक अवसर बचाव का दिया जाता है, और वो जो भी उस पर आरोप अधिरोपित हैं उन आरोपों के बचाव में डिफेंस के रूप में अपना कथन बचाव साक्षियों के रूप में करा सकता है। किसी गवाह को चाहे तो न्यायालय से तलब भी करा सकता है। गवाहों की एक सूची प्रोसिक्यूशन के द्वारा जैसे पेश की जाती है, वैसे ही डिफेंस चाहे तो अपनी सूची द्वारा देकर न्यायालय से भी तलब करा सकता है, तो स्वयं भी उस गवाह को ला सकता है। अब इसके बाद मामला जब दोनों एविडेंस प्रोसिक्यूशन की तथा डिफेंस की क्लोज हो जाती है, तो मामला आर्ग्यूमेंट्स के लिए फिक्स होता है, या आर्ग्यूमेंट उनके अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, तथा प्रोसिक्यूशन की ओर से जो एडीपीओ है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन आर्ग्यूमेंट भी दिया जा सकता है। न्यायालय उस पर रिटन या ओरल आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद 15 दिन के अंदर रिजर्व फॉर ऑर्डर के लिए जजमेंट पर मामले को रखते हैं और वो मामले में अपना फैसला सुना सकते हैं। अब इसमें जो रूल्स बने हुए हैं उसमें 15 दिन के अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो अपना आदेश या ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब एक उदाहरण मोटा मोटा मैं आपको दूं कि जैसे कोई केस क्रिमिनल केस है और वो मर्डर से संबंधित है, उसकी पूरी ट्रायल हो चुकी है, उसमें यदि जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है उनके द्वारा फांसी की सजा दी जाती है, तो इस फांसी की सजा को सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाईकोर्ट के लिए भेजा जाता है। यदि उम्र कैद की सजा है दी जा रही है तो उसे सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन के लिए भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें अगर व्यक्ति चाहे तो वो हाईकोर्ट में अपील भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, और 3 वर्ष तक से कम की सजा होने पर उसी कोर्ट में यदि उसे बेल मिल गई है, उसके बाद जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए जो व्यवस्था दी गई है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए दी गई है वो अलग अलग समयावधि है, किसी में 30 दिन है, किसी में 45 दिन है, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील ले जाने के प्रावधान बतलाए गए। अच्छा, एक रिव्यू का प्रावधान होता है कि वो संबंधित जो कोर्ट हैं, सेशंस है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जिस भी जज द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा जो सजा दी गई है, मजिस्ट्रेट तो नीचे के कोर्ट में होते हैं, वो उन मामलों में जो दिया गया ऑर्डर है उसको चाहे तो रिव्यू भी उसका कर सकता है। इसके बाद मर्सी पिटीशन का भी एक प्रावधान दिया गया है, जिसमें 10 वर्ष से कम की सजा में राज्यपाल या राष्ट्रपति के यहाँ एक क्षमा याचना के लिए आवेदन लगाया जाता है। यदि वो उससे संतुष्ट हो जाएं तो वो चाहें तो उसे क्षमादान भी कर सकते हैं। इसके बाद जब ट्रायल चल रही होती है तो अभियुक्त किसी कारण से अगर पेशी पर नहीं पहुंच पाता है तो धारा 205 सीआरपीसी के तहत उस दिन के एग्जम्पशन के लिए कारण बताते हुए बोनाफाइड रीजन होना चाहिए, वो एग्जम्पशन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा लगाया जाता है। तो उस पर प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद उसको उस दिन की हाजिरी से माफी न्यायालय द्वारा दे दी जाती है। इसी प्रकार धारा 317 सीआरपीसी में परमानेंट एक्सेप्शन का प्रावधान है, जिसमें किसी मजबूरी में कोई बुढ़ापे के कारण या कोर्ट से बहुत दूरी पर अभियुक्त वगैरह या कोई निवास करता है या
तो ये 317 का भी एग्जाम्पशन लिया जा सकता है। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही आरोपी को उसमें पेशी पर उपस्थित होना होता है। स्टेट पर ये लायबिलिटी दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु आदि हो जाने की दशा में यदि कोर्ट चाहे तो उसे कंपनसेशन भी दिलाया जा सकता है। वो कंपनसेशन मृतक के आश्रितों को दिलाया जा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर जो क्रिमिनल ट्रायल है उसका पूरा प्रोसेस मैंने साधारण भाषा में आपको समझाया, जो सभी को अपने इस प्रोफेशन में, जो वकालत के प्रोफेशन में या सामान्य आदमी के लिए भी ये जानकारी मैं समझता हूँ अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस प्रकार मैंने एफआईआर से लेकर क्रिमिनल केस के फैसले तक की प्रक्रिया को साधारण रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। नमस्कार।